वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट का आपका पेपर होने वाला है परसों को, तो साइंस में हम कुछ लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। एक तरह से आपका रिवीजन है जिसमें आप अपना टेस्ट कर चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। जैसे हमने कल की क्लास में 20 क्वेश्चन देखे थे, सेम उसी तरह हम आज की क्लास में भी 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डेफिनेटली इनसे आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स इसमें रहे 20 क्वेश्चनों में से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच मेथड इज अ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलय प्राप्त किया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, ये एक कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें पानी है, ठीक है, पानी उसमें पहले से ही है, उसमें मैंने सपोज चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो ये जो पानी है ये ज़्यादा मात्रा में है, तो ये कहलाता है आपका सॉल्वेंट। और जो उसके अंदर डाला जा रहा है जो कम मात्रा में है वो है आपका सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं। पूरा आपका क्या बनकर तैयार हो जाता है, एक आपका विलय जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर मुझे ये जो मेरी शुगर है सपोज या सॉल्ट है, इसको मुझे वापस लेना है, वापस चाहिए, ये मुझे मेरा सॉल्यूट मुझे वापस चाहिए अपने सॉल्यूशन से, तो मुझे कौन से मेथड से मेरा सॉल्यूट जो है वो मुझको वापस मिल सकता है, मेरा विलयन मुझको वापस मिल सकता है, वो मेथड होगा यहाँ पर इवेपोरेशन। वाष्पन विधि से आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, पानी भाप भरकर निकल जाएगा और जो आपका सॉल्यूट आपने डाला था, शुगर हो या सॉल्ट हो, वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ होगा वो होगा इवेपोरेशन। देखिए, आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने पूरे मेथड समझाए हैं, सेपरेशन के सारे मेथड वहाँ पर डिटेल में हमने समझे हैं। वो वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि रीट में पूरे चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वाले टॉपिक से देखने को मिलेगा। सेडिमेंटेशन क्या होता है, अवसादन क्या होता है, जैसे पानी में जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और फिर हम पानी को निकाल लेते हैं, तो वो आपका सेडिमेंटेशन है, अवसादन है। डिकेंटेशन क्या है, जिसे हम हिंदी में निस्तारण बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी में हमने तेल डाल दिया, तेल क्या है, वो इमिजरेबल है, वो उसमें मिक्स नहीं हो सकता। जब हम इमिजरेबल लिक्विड को किसी लिक्विड में या सॉलिड में डालते हैं, तो जब हम उस इमिजरेबल लिक्विड को उसमें से पानी में से अलग करेंगे, तो वो कौन सी विधि के थ्रू हो सकता है, वो आपका डिकेंटेशन के थ्रू हो सकता है। जैसे कैरोसिन तेल को पानी से निकालना है, तो उस केस में आपका डिकेंटेशन निस्तारण विधि का यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन तो आपने देखा ही होगा, जब हम बचपन में चौक वाला करते थे कि जो फिल्टर पेपर होता था उसमें जो चौक वाला पानी है वो जाता था, तो चौक के जो कण थे वो फिल्टर पेपर पे चिपक जाते थे और पानी वहाँ से अलग हो जाता है, तो वो आपका फिल्ट्रेशन है। लेकिन एग्जैक्ट जब आपको सॉल्यूट चाहिए तो वो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, वाष्पन विधि, इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग ऑफ विच कॉज द मोस्ट एयर पॉल्यूशन। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, ये हमें बताना है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा उससे होगा जो सही से जल नहीं पाएगा, वो धुआं देगा और धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा। तो जो अच्छे से नहीं जलेगा वही एयर पॉल्यूशन करेगा। हाइड्रोजन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। एलपीजी भी क्या होता है, आसानी से जल जाती है, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। सीएनजी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये तो आपकी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, मतलब इससे कम सबसे मिनिमम अमाउंट का पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका कोयला। कोयला जो है वो जलता नहीं है, वो दहकता ज़्यादा है, जिससे एयर पॉल्यूशन काफ़ी अमाउंट में होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ पर रिलीज़ होती है, जो कि काफ़ी अमाउंट में एयर पॉल्यूशन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। राइस एंड व्हीट कैन बी टर्म्ड एज। जो चावल और गेहूँ हैं उनको हम क्या नामित करते हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सीरियल और पल्सेस क्या होते हैं। देखिए, जो चावल है, राइस है, मेज़ है, मक्का, मतलब कोई भी इस तरह की जो मिलेट्स हैं, है ना, बाजरा हो गया, ये सब आपके सीरियल्स के अंदर आते हैं, अनाजों के अंदर आते हैं। जबकि जो पल्सेस हैं उसमें दालें आती हैं। तो ये जो यहाँ पर राइस और व्हीट है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनाज होगा, सीरियल्स होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अब एक बात और आपको याद रखनी है, जब हम राइस को धोते हैं, जब हम चावल को धोते हैं, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो उस केस में विटामिन जो B1 है वो आपका उसमें नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें चावलों को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एलॉय? निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है, ये हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। मिश्र धातु में क्या होगा, एक से ज़्यादा मेटल वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा आपका एलॉय का, मिश्र धातु का, वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किस किस का मिश्रण होती है, यहाँ पर हमें आयरन भी होता है इसमें 80%, इसमें आपका निकल भी होता है और इसमें आपका क्रोमियम भी होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन जो बात मैं अब बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्या क्या मिश्रण, क्या क्या कौन कौन से मेटल होते हैं। उसमें आयरन होता है, उसमें आपका निकल होता है और उसमें आपका क्रोमियम होता है, तब हमें स्टेनलेस स्टील जो है वो हमें मिल जाती है। आयरन तो आपका क्या है, प्योर मेटल है, गोल्ड भी आपका प्योर मेटल ही है, कॉपर भी आपका एक मेटल ही है, ये सारे धातु हैं। बाकी ये जो है ये आपका एलॉय है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, क्योंकि आपको पता होगा जो फोर्स है, जो बल है, उसका मात्रक क्या होता है, वो न्यूटन होता है। एक्ट परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, किसी पर्टिकुलर एरिया, कोई जगह हमने ले ली, एरिया क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेथ में होती है तो उसको हम मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर्टिकुलर कोई हमारा एरिया जो क्षेत्रफल है, जब आप उस पर लंबवत बल लगाते हैं, याद रखेंगे बल हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। आप अगर किसी भी वस्तु पर परपेंडिकुलर बल लगा रहे हैं तो वो आपका प्रेशर होता है, और प्रेशर वो कितना कहलाता है, वो हमारा 1 पास्कल होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 पास्कल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स और एरिया पर डिपेंड करता है। फोर्स के तो डायरेक्टली, बल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल के विपरीत काम करता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आपका प्रेशर जो है वो वहाँ पर कम होगा। तभी तो जो कूली होता है वो अपने सिर पर क्षेत्रफल बढ़ा लेता है ताकि जो उसका प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है। जो चाकू होते हैं, जो नाइफ होते हैं, उनमें वो शार्प क्यों होते हैं, वहाँ पर एरिया कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है, ताकि प्रेशर जो है, दाब जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो याद रखेंगे प्रेशर एरिया पर उल्टा काम करता है। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, लेकिन फोर्स जो है वो डायरेक्टली निर्भर करती है। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और प्रेशर को हम किससे मापते हैं, इसके लिए हम आपका बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन? आपको एक बात याद रखनी है कि साइंस में जब भी ऑप्शन में गतिविधि शब्द आ जाए तो वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होगा? क्या जब आप बच्चों को साइंस में एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चे के अंदर क्या है जो डेवलप नहीं होगा? ओपन माइंडेडनेस, ये बहुत पॉजिटिव शब्द है साइंस में। ओपन माइंडेडनेस बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव शब्द है। बच्चे की विचारधारा होगी वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए, अलग अलग तरह के क्वेश्चन वहाँ पर विकसित होने चाहिए साइंस में कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ओपन माइंडेडनेस तो एक्टिविटी से होगा, क्योंकि जब आप कोई एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे आपसे 10 तरह के सवाल वहाँ पर पूछेंगे। क्वेश्चनिंग भी बिल्कुल होगी। क्यूरोसिटी, जिज्ञासा जो है वो बच्चे के अंदर, क्यूरियोसिटी जो होगी, वो जिज्ञासा जो होगी वो बच्चे के अंदर जागेगी बिल्कुल। जब कोई आप एक्टिविटी कराएंगे वो क्यूरियस होगा, तभी तो वो क्यूरियोसिटी में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। मेमोराइजेशन, याद कराना, कभी भी साइंस हो या ओवरऑल सारी चीज़ें हों, जब भी हम पढ़ते हैं पेडागोजी, याद कराना हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट रहा है। यहाँ पर बेसिकली मुझे बताना था आपको कि ओपन माइंडेड, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी या एक्टिविटी, ये सब साइंस में पॉजिटिव शब्द हैं। और जब भी पेडागोजी में अगर ऐसे ऑप्शन हों तो वहाँ पर आंसर आपके यही होंगे, क्योंकि ये साइंस में सब पॉजिटिव वर्ड्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्रेसली? निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है, ये हमें बताना है। तो सोडियम आपका बहुत रिएक्टिव होता है और ये बहुत जल्दी आपका जो वाटर है उससे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कोल्ड वाटर से जल्दी से रिएक्ट करता है और रिएक्टिविटी टेबल में ये काफ़ी ऊपर होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद रखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। एक बात
बात आपको और याद रखनी है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। जितना किसी भी तत्व का, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगी, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या है वो इसमें क्या होगी, वो 11 ही होगी। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 12 होती है, और सल्फर जो कि एक आपका नॉन मेटल है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 16 होता है। यहाँ पर जो कार्बन और सल्फर हैं ये दोनों तो अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम आपके धातु हैं, मेटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच लेंस इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी अ पर्सन टीथ। डॉक्टर द्वारा दांतों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो डेंटिस्ट होता है वो किस लेंस का यूज़ करना है, उसको बड़ा देखना है, तो वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस का जो है वो यहाँ पर प्रयोग करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हमें बड़ा देखना है तो वो आपका वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होगा, और जब भी छोटे की बात करेगा तो वो कॉनकेव लेंस होगा। जबकि मिरर में इसका उल्टा चलता है, अगर मिरर में, किसी मिरर में बड़ा देखना है तो वहाँ पर कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और मिरर में जो गाड़ियों के साइड में हमें छोटा मिरर, छोटा देखनी होती है उसकी इमेज, तो गाड़ियों के जो साइड में मिरर होता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो लेंस और मिरर जो है, याद रखेंगे, दोनों अपोजिट चलते हैं। जो काम आपका कॉनकेव मिरर कर रहा है वो काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा, और जो काम आपका कॉन्वेक्स मिरर कर रहा है वही काम आपका कॉनकेव लेंस करेगा। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जो अपूर्ण दहन होता है उससे हमें क्या मिलती है, जब ये पूरी तरह से जल नहीं पाते तो सीधी सी बात है, एयर में क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है CO, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिलीज होती है। ये आपको याद रखना है। एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ पर तो बात हो रही है इनकम्प्लीट की, लेकिन अगर कोई भी ईंधन पूर्ण तरीके से जल गया है, उसका कंप्लीट कंबस्चन हो गया है, तो वहाँ पर क्या क्या रिलीज होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वाटर है H2O वो रिलीज होता है। तो याद रखेंगे, इनकम्प्लीट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कंप्लीट कंबस्चन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, वाटर H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। साइंस जो है वो ओपन एंडेड है। मैंने बताया, जब भी ओपन एंडेड शब्द मिलेगा साइंस में वो एक पॉजिटिव वर्ड होगा। साइंस क्योंकि हमें अलग अलग तरह की सोच हमारे अंदर उत्पन्न करती है, नए नए तरह के क्वेश्चन साइंस में हमारे अंदर आते हैं, तो ये एक ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड में क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि किसी देश की करेंसी, किसी देश की कैपिटल, तो वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, वहाँ पर उसका आंसर एक ही होगा। लेकिन ओपन एंडेड में मल्टीपल आंसर होंगे। जैसे हम पूछेंगे चंद्रमा पर ये चीज़ इस तरह से क्यों नहीं हो रही है, या ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पर ओपन एंडेड होंगे। तो साइंस हमेशा ओपन एंडेड होती है। और जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर एक फ़ोन डेवलप करना है तो वो एक गोल ओरिएंटेड है कि हाँ भैया, उनको ये सीरीज़ निकालनी है और इतने फीचर्स के साथ, ये टेक्नोलॉजी के साथ उस फ़ोन को डेवलप करना है। तो टेक्नोलॉजी आपकी गोल ओरिएंटेड होती है, जबकि साइंस जो है वो ओपन एंडेड होती है। तो यही यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है इनसे रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उनमें जो कंपनों की आवृत्ति होती है वो हमें बतानी है कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की साउंड होती हैं आपकी। इंफ्रासोनिक, इंफ्रासाउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो भी हम नहीं सुन सकते, इंफ्रासोनिक। एक होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ह्यूमन सुन सकते हैं, जिसे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। और एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, इनको भी, या अल्ट्रासाउंड, जिनको हम नहीं सुन सकते, और इनकी रेंज जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
एक्वेटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी। जलीय जंतु जिनमें निषेचन पानी में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए, दो तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हम ह्यूमन के अंदर होता है, जो फीमेल होती हैं वो बच्चे को जन्म अपनी बॉडी के अंदर पूरा उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो मुर्गी वगैरह है वो अंडा बाहर कर देती हैं और फिर वहाँ से बच्चा निकल जाता है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पर दो तरह के एनिमल होते हैं, एक जो बच्चे को जन्म देते हैं, एक जो अंडे देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे हम ह्यूमन हैं तो हम विविपोरस हैं, सजीव हैं जो फीमेल हैं, ठीक है। अगर ओविपोरस की बात करी जाए, जो फ्रॉग हो गए या आपकी जो मुर्गी हो गई, वो ओविपोरस हैं क्योंकि वो अंडे देती हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो भी आपके ओविपोरस ही होते हैं, अंड प्रजनन ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फ्रॉग। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अंडा देती है और जो मेल फ्रॉग होता है उसका जो स्पर्म है वो पानी में तैरता है और आकर उस अंडे पर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर वाही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि जो अंडा है वो फ्रॉग के अंदर डेवलप नहीं हो रहा, वो बाहर डेवलप हो रहा है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और यहाँ पर अंडे होते हैं तो ओविपोरस हैं और आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बहुत से पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव। इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अच्छे से 100% इसको घोल के पी लीजिए, लर्न कर लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव में सबसे नीचे प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। विच वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गोल्ड, ये काफ़ी नीचे है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में ही होते हैं। आपके जो गोल्ड सिल्वर हैं ये फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, ये किसी से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो ये बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बेस्ट कौन है तो वो आपका सिल्वर होगा। तो ऑप्शन अगर ऐसे होता तो वहाँ पर सिल्वर हो जाता, लेकिन यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है तो आंसर आपका गोल्ड होगा, ठीक है। देखिए, कॉपर जो होता है, जो तांबा होता है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। एक आपको ब्रॉन्ज याद रखना है, ठीक है। एक जो ब्रॉन्ज होता है, जो आपका मिश्र धातु है, वो किस किस का मिश्र होता है, वो आपका कॉपर का और टिन का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है, किस किस से मिलकर बना है, वो कॉपर और आपका टिन से मिलकर बना है। एक आपसे पूछता है ब्रास, जो ब्रास होती है, जो ब्रास सिटी, जिसको हम मुरादाबाद जो है वो ब्रास सिटी है पूरे अपने भारत की। तो जो ब्रास है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आपका कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज याद रखना है। जो कांसे है वो तो आपका कॉपर और टिन का, तांबा और टिन का था, लेकिन ये जो ब्रास है, ये आपका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ विल यू फाइंड क्रिएटिव स्टूडेंट इन अ क्लास। किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए, हम मैथमेटिक क्वेश्चन नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल साइंस से रिलेट नहीं कर रहा है। हम उनसे बोलेंगे कि एक पैराग्राफ आप पढ़ के दिखाओ बुक में से, नहीं। मेमोराइज जब भी शब्द आ जाएगा तो बिल्कुल रासायनिक सूत्र याद करो, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी, बच्चे को हमें क्रिएटिव बनाना है, खोजी बनाना है, एक्टिविटी करानी है, ओपन एंडेड, ये सारे वर्ड साइंस के ही हैं, क्रिएटिव शब्द। तो बच्चा क्रिएटिव कैसे होगा, बाय आस्किंग देम टू टेल न्यू यूसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उनसे हम अगर पूछेंगे अच्छा बताओ कि इस ऑब्जेक्ट के और क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वहाँ पर बच्चों के मल्टीपल आंसर आएंगे, बच्चे सोचेंगे, तो वो साइंस से रिलेट कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल इज द। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है उसे हम क्या बोलते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जाइगोट बोलते हैं, याद रखेंगे। देखिए, एक गैमेट होता है, सबसे छोटा क्या होगा, गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, उनका फ्यूज़न होता है और वहाँ से हमें उनके फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट पे हमें क्या मिलता है, एक सिंगल सेल क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, याद रखेंगे, युग्मनज मिलता है। और वही युग्मनज फिर आगे चल के जो फीमेल के अंदर
क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, युग्मनज जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस समीकरण द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। जो इक्वेशन है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो कौन सी इक्वेशन से होता है, क्या वहाँ पर प्रोडक्ट होता है और क्या वहाँ पर हमें पूरा आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो ये वाली होगी, ऑप्शन नंबर सी या 3, 6CO2, 6CO2 प्लस 6H2O, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी वो होते हैं, वो यूज़ करते हैं प्लांट। और वहाँ पर फिर कार्बोहाइड्रेट की टर्म में जो ग्लूकोज है C6H12O6 और 6O2 जो है वो वहाँ पर रिलीज़ करते हैं। तभी तो जो प्लांट हैं वो क्या यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर फिर ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो उनका खाना स्टार्च की फॉर्म में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 वहाँ पर वो बना लेते हैं, एनर्जी वहाँ से उनको मिल जाती है। मतलब पूरा उनका ये प्रोसेस रहता है। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और 6O2 वो ऑक्सीजन वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फिर से पेडागोजी का है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के लिए रीट में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, एक समस्या होगी जिसका आप समाधान करेंगे, तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद उस समस्या को अटेम्प्ट टू सॉल्व, समस्या को समाधान करने का आप प्रयास करेंगे, है ना, कि समस्या कैसे होगी। उससे भी पहले आप क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। जैसे आपको कोई समस्या पता चलती है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, अटेम्प्ट टू सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं, ये बाद में आएगा। पहले क्या आएगा, विजुअलाइजेशन। कोई समस्या आती तो आप सोचेंगे कि हम उसको कैसे हल करेंगे, तो विजुअलाइजेशन, स्थिति की आप कल्पना करेंगे। फिर उसके बाद अटेम्प्ट टू सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद आप किसी कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है वहाँ पर आप पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्जर्वेशन नहीं आता, अवलोकन नहीं आता, तो यही यहाँ पर आंसर नहीं होगा। याद रखेंगे, एक समस्या है उसकी आप कल्पना करेंगे, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे उसको सॉल्व करने का, फिर आप जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कहीं भी नहीं आता है, तो यहाँ पर ये इसका स्टेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पेडागोजी का, एज पर एज NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षा ही नहीं, पूरी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड होनी चाहिए, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को ध्यान में रखकर, चाइल्ड सेंटर में है, तो बच्चे को ध्यान में रखकर हमें शिक्षा करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रू टू द चाइल्ड, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। कुछ यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए हैं कि कौन क्या है, ये हमको बताना है। रूट, जो जड़ होती है वो क्या है, कैरेट, सीधी सी बात है, गाजर, मूली, ये सब क्या है, जड़ों के ही उदाहरण हैं। और जड़ भी दो तरह की होती हैं, याद रखना है। एक आपकी टैप रूट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूसलाधार, और एक आपकी फाइब्रस रूट होती है जिसको हम आपस्थानिक जड़ बोलते हैं। जो टैप रूट होती है ये हमें गाजर, मूली में देखने को मिलती है कि एक मेन रूट है और छोटी छोटी रूटें उसमें इस तरह से जा रही हैं, जैसे गाजर में आपने देखी होंगी। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती है, दूसरी तरह की जो जड़ होती है, उसमें जड़ों के गुच्छे होते हैं, जैसे गेहूं का पौधा, घास का पौधा, जब आप उसको उखेड़ते हैं तो उसमें जड़ों का गुच्छा दिखता है। एक रूट होगी और उसमें छोटी छोटी बहुत गुच्छे से बन जाते हैं, तो वो आपकी फाइब्रस रूट होती है, आपस्थानिक जड़ होती है। तो याद रखेंगे, जड़ भी दो तरह की होती हैं। तो रूट का उदाहरण यहाँ पर कैरेट हो जाएगा। स्टेम, तना, तना क्या है आपका, अदरक, अदरक जो है वो भी आपका एक तना है। तो यहाँ पर तो क्या है, शुगर केन। याद रखेंगे, जो आलू है वो भी स्टेम का ही उदाहरण होता है, तने में ही आता है। शुगर केन भी आपका तना है, स्टेम है, तो गन्ना यहाँ पर हो गया इसका। सीड, बीज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, मूंगफली, मूंगफली ग्राउंड नट जो है वो आपका बीज का उदाहरण हो जाएगा, और फ्रूट जो है वो आपका एप्पल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस प्रेजेंट इन एटमोसफेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रीड के लिए, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके पूछ लेगा। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेज रेस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको यहाँ पर आज याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मीथेन, CH4।
पूरा समझाया था ना, एल्कीन एल्काइन, वो चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो मीथेन, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रीन हाउस होता है वो वाटर वेपर की वजह से होता है, वाष्पन की वजह से होता है, जल के। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बिल्कुल ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी गैस होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन मीथेन भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो तो आपकी एसिड रेन जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, तो वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यही मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, और याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो यहाँ पर सारी ग्रीन हाउस गैस बतानी थी किस ऑप्शन में है, तो वो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। जो कल का प्रश्न था जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, ज़्यादातर सभी बच्चों ने आंसर सही किया। कमेंट में आंसर ज़रूर करा करें, इससे मुझे ये लगता है कि बच्चों ने एटलीस्ट क्लास को सही से देखा और वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर सभी को देना है, और उसके बारे में आप जो भी जानते हैं या जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप रखते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कौन सा प्लांट हार्मोन है, यहाँ पर आंसर होगा आपका साइटोकिनिन। ये जो साइटोकिनिन होता है ये प्लांट में जो सेल का विभाजन होता है, हमारी बॉडी में भी सेल का विभाजन होता है, मल्टीपल सेल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे ही प्लांट हार्मोन में भी जो प्लांट हार्मोन जो प्लांट के अंदर सेल का डिवीजन करता है वो होता है आपका साइटोकिनिन। तो यहाँ पर यही प्लांट हार्मोन था। बाकी जो एस्ट्रोजन है ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है वहाँ से, इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो होता है उसके अंदर से रिलीज होता है। तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है वो ये है, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन, मुकुलन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया किसमें होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से इसी जगह जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।